बहन दोस्तों, आज के इस वीडियो में ब्रिज कोर्स कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान का पार्ट 3 जिसमें इतिहास शुरू कर रहे हैं। इतिहास का पार्ट 7। इस इतिहास जो है अपना पार्ट 7 से शुरू होता है, टॉपिक 7 से। तो टॉपिक 7 जिसका नाम है समय रेखा। तो चलिए इसको आगे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें गतिविधि पहला, विद्यार्थी आधारित। सभी विद्यार्थी अपने परिवार के सदस्यों की जन्म तारीख समय रेखा पर अंकित करें। तो ये आप लोगों को स्वयं से करनी है। तो अपने परिवार के सदस्यों की इसमें जन्म तारीख आपको भरना है, तो ये आप स्वयं से करें, ठीक है। आगे देखिए गतिविधि 3। इसमें तालिका दी है अपन को। पहली एक तालिका है, इसमें दशक, शताब्दी, सहस्त्राब्दी दिया है और दूसरे में समय दिया है कब से कब तक। तो 1830 का दशक, ये 1830 से 1839 तक रहेगा। और फिर दूसरा 1940 का दशक, ये 1940 से 1949 तक। फिर 19वीं शताब्दी 1801 से 1900 तक रहेगी। फिर द्वितीय सहस्त्राब्दी ये 1001 से 1999 तक। और 21वीं शताब्दी ये 2001 से 2100 तक रहेगी। इसके बाद अगली गतिविधि पे चलते हैं। गतिविधि 4 है, इसमें समय रेखा पर अपन को चिन्हित करना है। तो अपन को दिया है 12वीं शताब्दी ईसवी, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व, 560 ईसा पूर्व, 319 ईसा पूर्व। तो जो पहला अपन को यहाँ 4 बिंदु खाली दिए थे, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो पहले बिंदु में आपको भरना है 560 ईसा पूर्व। इसके बाद दूसरे बिंदु में तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व। इसके बाद मध्य बिंदु जो है, मध्य बिंदु के दाएं, तो जो तीसरा बिंदु है यहाँ पर आपको भरना है 319 ईस्वी। और चौथे बिंदु पर 12वीं शताब्दी। बस इतना ही। चलिए अब अगली गतिविधि पर। अगली गतिविधि में प्रश्न पूछ रहा है, झांसी की रानी का जन्म 1828 सामान्य संवत में हुआ। उनका संबंध किस शताब्दी से है? उनका जन्म भारत की स्वतंत्रता से कितने वर्ष पूर्व हुआ? तो जो पहला प्रश्न है यहाँ पर, पहले का उत्तर हो जाएगा 19वीं शताब्दी, यानी उनका संबंध 19वीं शताब्दी से है। और दूसरा, उनका जन्म भारत की स्वतंत्रता यानी 1947 से 119 वर्ष पूर्व हुआ। दूसरा, यदि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण 321 सामान्य संवत पूर्व में हुआ तो बताइए उनका संबंध किस शताब्दी से था? तो उनका संबंध ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी से था। अब नेक्स्ट पेज पर चलिए। अगले पेज पर नया टॉपिक है, टॉपिक 8, इतिहास के स्रोत। तो यहाँ भी अपन को टेबल दी है जिसमें 3 बॉक्स दिए हैं। पहले में व्यक्ति का नाम है कि वो व्यक्ति कौन है, दूसरे में प्राप्त जानकारी और तीसरा है जानकारी का स्रोत। तो जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए दिया है दादी, तो इसमें प्राप्त जानकारी है 15 अगस्त 1945 और जानकारी के स्रोत आधार कार्ड। तो अब पहले खाली स्थान में आपको भरना है दादी, जिसमें जानकारी क्या है, राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी रही। इसमें आपको पता चलता है कि जो दादी थी आपकी वो राष्ट्रीय स्तर की कबड्डी खिलाड़ी थी। और ये जानकारी आपको कैसे प्राप्त हुई, ये इस वाले बॉक्स में भरना। जानकारी का स्रोत, वीडियो कॉल पर दिखाई गई ट्रॉफी। तो यानी वीडियो कॉल के माध्यम से जो आपको ट्रॉफी दिखाई गई उससे आपको पता चला, ठीक है। दूसरा खाली स्थान, इसमें भरना है बड़ी बुआ के बारे में। तो बड़ी बुआ और जानकारी क्या है, शादी के वक्त के गहने, ठीक है, शादी के वक्त के गहने और कपड़े। तो जानकारी के स्रोत शादी के वक्त की वस्तुएं, ठीक है, इसमें आपको ये लिखना है शादी के वक्त की वस्तुएं। फिर तीसरा खाली स्थान मम्मी, तो इसमें प्राप्त जानकारी है कि मम्मी के द्वारा आपको पता चलता है परदादी बहुत अच्छा अचार और मेवे के लड्डू बनाती थी। ये जानकारी आपको कैसे प्राप्त हुई, मौखिक बातचीत से, ये बातचीत के द्वारा प्राप्त हुई, ठीक है। आगे चलिए गतिविधि 1। यहाँ पर आपको भाई बहन, मम्मी पापा, दादा दादी, परदादा
दादी की वंशावली के नाम लिखने, आपको परिवार के सदस्यों के नाम लिखने हैं। इसके बाद खालिस्तान, शहर के आसपास भी ऐतिहासिक स्थल हैं, उसकी यात्रा करवाएं और पुरातात्विक स्रोत की जानकारी प्रदान करें। पहला, प्राचीन मंदिर या मस्जिद जैसे खजुराहो के मंदिर। दूसरे में आप लिखेंगे ऐतिहासिक किले या महल के अवशेष। तीसरे में लिखेंगे प्राचीन सिक्के यानी पुराने सिक्के जो पुराने जमाने के चलते थे। चौथा, शिलालेख या ताम्रपत्र, शिलालेख यानी पत्थरों पर जो लेख लिखे जाते थे, और ताम्रपत्र यानी पहले तांबे के पत्र चलते थे, उन पर लेख लिखे जाते थे। पांचवा, प्राचीन मूर्तियां और मृद भांड, पुरानी मूर्तियां और मृद भांड यानी कि मिट्टी के बर्तन। ठीक है। अब अगला प्रश्न, विद्यार्थी भारत की कोई एक ऐतिहासिक कहानी 100 शब्दों में लिखी। तो इस कहानी को लिखते हैं सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन, कहानी का ये टाइटल है। ठीक है, शीर्षक ये है कलिंग युद्ध। इसके बाद लिखिए, प्राचीन भारत में मौर्य वंश के महान सम्राट अशोक ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। इस युद्ध में भीषण नरसंहार हुआ जिसमें लगभग 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख से अधिक लोग बेघर हो गए। युद्ध जीतने के बाद जब सम्राट अशोक ने युद्ध भूमि का दौरा किया तो वहां चारों ओर बिखरी लाशें, बहता खून और रोते बिलखते बच्चों व महिलाओं को देखकर उनका हृदय अत्यधिक द्रवित हो उठा। इस भयानक तबाही ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। बस इसमें आपको इतना लिखना है। इसके बाद अगले पेज पर टॉपिक 9 इंडिया अर्थात भारत। तो इसमें गतिविधि 1 में पूछ रहा है भारत के लिए प्रयुक्त निम्नलिखित नामों से इस तालिका को पूर्ण कीजिए। तो भारत के जो नाम थे वो किस भाषा में क्या नाम थे हैं वो आपको भरना है। इसके तो पहला है फारसी। फारसी भाषा में भारत को हिंदू और हिंद कहते थे, हिंद और हिंदू। दूसरा यूनानी, यूनानी भाषा में इंडोई अथवा इंडिकी। तीसरा लैटिन भाषा में तो भारत ही कहते थे भारत को। और अंग्रेजी, अंग्रेजी में इंडिया या इंडस, इंडिया या इंडस। और फ्रेंच, फ्रेंच में इसको इंडे कहते थे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पेज टॉपिक 10 व्यापार से साम्राज्य तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता। इसमें हमें गतिविधि 1 में भरना है बंगाल का नवाब। तो बंगाल के नवाब का नाम सिराजुद्दौला था। ठीक है। इसके बाद प्लासी का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1600 ईस्वी में। तो आपको यहाँ पर भरना है 1600 ईस्वी। नेक्स्ट पेज पर चलिए। और नेक्स्ट गतिविधि 2 बताओ तो जाने। पहला पूछ रहा है प्रश्न, मैसूर के सुल्तान। तो मैसूर के सुल्तान कौन थे? टीपू सुल्तान, जिसको शेर ए मैसूर भी कहा जाता था। फिर दूसरा, मराठा राज्य संस्थापक यानी मराठा राज्य के संस्थापक कौन थे? छत्रपति शिवाजी। दूसरे में आपको लिखना छत्रपति शिवाजी। तीसरा, विलय नीति से अवध को कंपनी अपने में मिलाया। तो विलय नीति के द्वारा अवध को कंपनी ने अपने में मिलाया था। अब गतिविधि 3, यहाँ पर आपको सही जोड़ी मिलानी है। पहला टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान इसका हो जाएगा शेर ए मैसूर। मैसूर राज्य की राजधानी श्रीरंगपट्टनम। छत्रपति शिवाजी, तो तीसरे का हो जाएगा मराठा राज्य के संस्थापक। जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे वो मराठा राज्य के संस्थापक थे। चौथा है विलय नीति। तो विलय नीति किसने चलाई थी? ये चलाई थी डलहौजी ने। विलय नीति डलहौजी ने चलाई थी। ठीक है। तो चौथे का हो जाएगा एफ, डलहौजी। पांचवा, पानीपत का तीसरा युद्ध। तो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। तो पांचवे का हो जाएगा जी। फिर छठा, अंग्रेज मराठा युद्ध। अंग्रेज मराठा युद्ध कब हुआ था? ये छठवे का हो जाएगा सी, 1817 से 19 तक। 1817 से 19 तक। ठीक है। इसके बाद मैसूर राज्य के संस्थापक। तो मैसूर राज्य के जो संस्थापक थे वो कौन थे? इसका हो जाएगा बी, हैदर अली, हैदर अली। इसके बाद गतिविधि 4, यहाँ पर आपको 2 चित्र दिए हैं जिसमें पहला चित्र है अंग्रेज एवं मराठा का युद्ध और दूसरा है मैसूर एवं अंग्रेज का युद्ध। तो अब इसमें पूछ रहा है अंग्रेजों एवं मराठों के बीच डॉट डॉट युद्ध लड़े गए। तो इसमें 3 भरेंगे। और मैसूर एवं अंग्रेजों के बीच 4 युद्ध लड़े गए थे। तो पहले आपको 3 भरना है और दूसरे में 4।
अब नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक 11 1857 का विद्रोह। इसके बाद गतिविधि 1 1857 के विद्रोह के दो कारण लिखना है अपन को। तो पहला कारण लिखिए, गाय व सुअर की चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग किया जाना, ये पहला कारण है, इसलिए विद्रोह हुआ था। दूसरा है ब्रिटिश सरकार की आर्थिक और शोषक भूमि नीतियां। ठीक है, तो दूसरे में आपको यह भरना है ब्रिटिश सरकार की आर्थिक और शोषक भूमि नीतियां। गतिविधि 2, इसमें पहला 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेतृत्वकर्ताओं को उनके स्थान से मिलाना है। तो रानी लक्ष्मीबाई, ये झांसी से थी, इसका हो जाएगा झांसी। दूसरा कुंवर सिंह, ये थे बिहार के। ठीक है, दूसरे का हो जाएगा बिहार। तीसरा है तात्या टोपे, तो ये थे कानपुर के, ये सही है। चौथा नाना साहेब, तो नाना साहेब थे, ये कानपुर से थे, ये भी कानपुर से थे, तो चौथे का ये हो जाएगा। अब 5 बेगम हजरत महल, पांचवी में आपको भरना है, पांचवे का हो जाएगा बी लखनऊ। बेगम हजरत महल लखनऊ में है। फिर बहादुर शाह जफर, ये तो दिल्ली गई है बहादुर शाह जफर, छठवे का हो जाएगा एफ। अगले पेज नंबर पर गतिविधि 3 1857 के विद्रोह के कोई दो परिणाम लिखिए। तो पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकारी ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए गए। तो पहले में आपको यह भरना है, ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकारी ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए गए। दूसरा, भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई और यह और अधिक बढ़ी। भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई और यह और अधिक बढ़ी। ठीक है, इसके बाद और आगे चलते हैं। हाँ, गतिविधि 4 यहाँ पर मिलाना है। तो बास्तील के किले पर हमला हुआ था, कब हुआ था? ये हुआ था 1789 में, तो पहले कभी। दूसरा है राजशाही समाप्त, तो राजशाही समाप्त कब हुआ था? सी 1792 में। फिर है रोडोस्पियर का आतंक, तो ये तीसरे का हो जाएगा डी 1793 से 94 तक। चौथा, नेपोलियन का शासन आरंभ हुआ था, तो नेपोलियन का शासन 1799 से शुरू हुआ था। ठीक है, अगले पेज पर चलिए। पूछ रहा है फ्रांस की क्रांति के प्रमुख नेताओं के नाम। तो फ्रांस की क्रांति के जो प्रमुख नेता थे उनमें पहले हो गए रोबेस्पियर, दूसरा दांतोन, तीसरा है लाफायत, चौथा है मिराबो। ठीक, छठवा, फ्रांस की क्रांति के दो परिणाम क्या हुए? तो जब फ्रांस की क्रांति हुई तो उसके बाद दो परिणाम क्या निकल के आए? तो पहला है सामंती प्रथा का अंत हुआ, जो सामंती प्रथा थी उसका अंत हो गया। और दूसरा, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समानता के विचार मजबूत हुए। ठीक है, अब शुरू होती है रूस की क्रांति। तो आगे चलिए, अब रूस की क्रांति के बारे में भरना पड़ेगा। तो है गतिविधि 7 1917 की रूस क्रांति के दो कारण लिखिए। तो पहला, जार निकोलस का निरंकुश शासन, पहला कारण है जार निकोलस का निरंकुश शासन। और दूसरा है भारी गरीबी, बेरोजगारी और असमानता। आठवां, 1917 की रूस की क्रांति के चार नेताओं के नाम। अब इसमें लिखना है रूस की क्रांति के चार नेताओं के नाम। पहला जार निकोलस, दूसरा व्लादिमीर लेनिन, व्लादिमीर लेनिन, तीसरा है जोसेफ स्टालिन, चौथा है लियोन ट्रोट्स्की। ठीक है, अब है नौवा, रूस की क्रांति के दो परिणाम। तो पहला, राजशाही का अंत हुआ और दूसरा, यूएसएसआर यानी सोवियत संघ का गठन हुआ। यूएसएसआर यानी रसिया होता है, तो रूस का गठन हो गया। ठीक है, सोवियत संघ का गठन हुआ। अगले पेज पर चलें। टॉपिक 12 इतिहास की विचारधाराएं। इसमें अपन को क्या भरना है? अपन डायरेक्ट गतिविधि कर रहे हैं ताकि अपनी वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। ठीक है, तो गतिविधि 2 पर गतिविधि 1 कह रहा है उपरोक्त प्रश्नोत्तरी के लिए फ्लैश कार्ड का प्रयोग कर खेल खेल में अध्यापन करवाएं। अच्छा ठीक है, इसको छोड़िए। गतिविधि 2, आइए स्तंभ आ को बा से मिलाएं। तो यहाँ पर सही जोड़ी मिलानी है। पहला, उत्पादन के साधन समाज या राज्य के नियंत्रण में, इसका हो जाएगा बी समाजवाद। दूसरा, वर्ग विहीन समाज, निजी संपत्ति समाप्त, इसका हो जाएगा एफ, ये मार्क्सवाद।
तीसरा इतिहास का वर्ग, संघर्ष, श्रमिक नेतृत्व। तीसरा हो जाएगा अच्छा, दूसरे का एफ था साम्यवाद और तीसरे का हो जाएगा ई मार्क्सवाद। ठीक है। चौथा जमींदार आधारित सामाजिक आर्थिक व्यवस्था, तो चौथे का हो जाएगा ए सामंतवाद। पांचवा निजी संपत्ति बाजार आधारित अर्थव्यवस्था, इसका हो जाएगा सी पूंजीवाद। छठा उपभोक्ता उपभोग को प्राथमिकता, इसका डी हो जाएगा उपभोक्तावाद। सातवां अंतरराष्ट्रीय आर्थिक एकीकरण, वैश्व इसका हो जाएगा जी वैश्वीकरणवाद। ठीक है। अब अगली गतिविधि यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो पहला है डॉट 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 एक देश द्वारा दूसरे देश के संसाधनों का दोहन अपने हित में करना साम्राज्यवाद कहलाता है। तो इसमें साम्राज्यवाद लिखना है। दूसरा दूसरे देशों में एक देश का सैन्य आर्थिक राजनीतिक विस्तार उपनिवेशवाद कहलाता है। तीसरा जब राज्य धर्म से अलग तथा सबके लिए समान हो तो उसे क्या कहते हैं, धर्मनिरपेक्ष। ठीक है। दूसरा नारीवाद डॉट डॉट पर आधारित है, तो ये लिंग समानता पर आधारित है। ठीक है। आगे चलिए टॉपिक 13 भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन। पहला रिक्त स्थान 1858 में डॉट डॉट की स्थापना हुई, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। फिरोज शाह मेहता दादा भाई नौरोजी इसके प्रमुख नेता हुए। दूसरा 1905 में डॉट डॉट का विभाजन हुआ, तो 1905 में था जो बंगाल का विभाजन हुआ था, जिसके विरोध में डॉट डॉट आंदोलन चलाया गया। कौन सा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। ठीक है। तो तीसरा खालिस्तान सन 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से डॉट डॉट वापस आए, तो भारत वापस आए थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था। तो तीसरे के पहले में आपको भारत भरना है और दूसरे में भरना है करो या मरो। तो ये गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन में नारा दिया था करो या मरो। गतिविधि 2 महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए राष्ट्रीय आंदोलनों को लिखिए। तो उनके द्वारा जो आंदोलन चलाए गए हैं उनके नाम लिखना अपन को। तो आंदोलन का नाम है चंपारण सत्याग्रह, ये वर्ष 1917 में शुरू हुआ था। दूसरा है असहयोग आंदोलन, तो ये 1920 से 1922 तक चला। इसके बाद तीसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये 1930 से 1932 तक चला। और चौथा भारत छोड़ो आंदोलन, ये 1942 में चलाया गया था। ठीक है। इसके बाद सही जोड़ी मिलाना है। तो कांग्रेस की स्थापना 1947 नहीं, ये हुई थी 1885 में। पहले का सी हो जाएगा 1885 में। भारत आजाद हुआ था 1947 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन इसका बी हो जाएगा, यानी 1930 से 1932 तक। फिर चंपारण आंदोलन इसका हो जाएगा 1917। फिर करो या मरो का नारा दिया था गांधी जी ने, तो ये इसका हो जाएगा 1942 में दिया था। फिर गांधी जी की मृत्यु हुई थी, इसका हो जाएगा एच 1948 में। फिर गांधी जी भारत आए, तो सातवें का हो जाएगा ई 1915। और खेड़ा सत्याग्रह ये इसका हो जाएगा एफ 1917। ठीक है। इसके बाद गतिविधि 4 महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो उन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। दूसरा है बंगाल का विभाजन कब हुआ, तो सन 1905 में था वो बंगाल का विभाजन हुआ था। अब है टॉपिक 14 आदिवासी जनजाति एवं धिकु। तो यहाँ पर दूसरी गतिविधि से आपको भरना है। पहली गतिविधि आपको पढ़ना है ध्यान से, ठीक है। इसके बाद दूसरी में भरेंगे। जनजातियों के नाम लिखना है। तो गोंड जनजाति, इसका क्षेत्र क्या है, नर्मदा घाटी, मंडला, डिंडोरी, छिंदवाड़ा। दूसरा है भील जनजाति, तो ये झाबुआ, धार, खरगोन और बड़वानी। तीसरा है बैगा बैगा, तो ये मुख्य रूप से इसका क्षेत्र है मंडला, बालाघाट, शहडोल। चौथा है कोल, तो इसका हो जाएगा रीवा, सतना, सीधी, जबलपुर। ठीक है। अब अगला है टॉपिक 15 राजनीति। तो यहां से राजनीति शुरू होती है और जिसमें इस टॉपिक का नाम है भारत का संविधान। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। गतिविधि 1
स्तंभा को बा से मिलाना। तो पहला है भारत सरकार के अंग, तो भारत सरकार के 3 अंग हैं, तो पहले का खा। दूसरा भारतीय संविधान के भाग, तो भारतीय संविधान के 25 भाग हैं, तो दूसरे का खा, सॉरी गा, दूसरे का हो जाएगा 25। तीसरा भारतीय संविधान लागू हुआ था, तो ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, इसका हो जाएगा का। दूसरा है खालिस्तान भरना है इसमें। तो संविधान सभा के निर्माण के लिए डॉट डॉट चुनाव हुआ, अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ, 299 सदस्यों ने भाग लिया और 26 जनवरी 1950 में अंगीकृत किया गया। इसमें 25 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ठीक है, तो पहले में आपको प्रत्यक्ष, दूसरे में 299, तीसरे में 1950, चौथे में 25 और पांचवे में 395 और छठवें में लिखित संविधान। ठीक, ये लिखना है आपको। अब है गतिविधि 4। चलो सोचते हैं, समझते हैं और मौलिक अधिकारों के से संबंधित उत्तर देते हैं। तो पहला, यदि हम कहते हैं कि हम सभी को कानून समान सुरक्षा प्रदान करता है, धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ कानून कोई भेदभाव नहीं करता और किसी भी सार्वजनिक स्थान पर सभी लोग स्वतंत्रता पूर्वक जा सकते हैं, रोजगार के मामले में कोई भेदभाव नहीं होगा, तो बताइए हम किस अधिकार की बात कर रहे हैं। तो पहला लिखना है आपको खालिस्तान में समानता का अधिकार, यहाँ पर समानता के अधिकार की बात हो रही है। दूसरा, यदि हम कहते हैं कि हमें अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, सभा संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भाग में आने जाने और रहने तथा कोई भी व्यवसाय करने, पेशा या कारोबार करने का अधिकार है, तो बताइए हम किस अधिकार के विषय में बोल रहे हैं। तो दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा, अगर संविधान यह कहता है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है, तो बताइए कौन सा मौलिक अधिकार है। ये हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला है, देश के सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। बताओ ये कौन सा अधिकार है। तो ये हो जाएगा अपना धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, अगला है, संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। ये किस प्रकार का अधिकार है। तो ये हो जाएगा सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। अगला, यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ, तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत में जा सकता है। बताओ इस मौलिक अधिकार को क्या कहते हैं। इसे कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, पांचवा है, सीता को मंदिर जाने से रोक नहीं सकते, इसमें कौन सा मौलिक अधिकार आएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का। दूसरा, अमित को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए, ये समानता का अधिकार हो जाएगा। तीसरा, अगर आपको लगे कि आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो आपको कौन सा मौलिक अधिकार प्राप्त है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चौथा, सार्वजनिक स्थानों पर सभी की पहुंच, समानता का अधिकार। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है, ये होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम यहीं तक सॉल्यूशन देखेंगे। आपको नेक्स्ट वीडियो में आगे के सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कहीं पर कोई समस्या जा रही है तो कमेंट कीजिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक कीजिए और इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।